कांग्रेस की जो धरती सूख गई है, बंजर हो गई है। जो आरजेडी के बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस, इस बार के बजट के बारे में बोला गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा ये बजट तो बिहार का बजट है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, हम दिल्ली को इसलिए विकसित नहीं कर पाए कि केंद्र का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कहा गया कि ठीक है भाई, तो हम यहाँ भी बीजेपी को मैंडेट देते हैं। बिहार के लोगों को भी अभी तो आ रहे हैं ना प्रधानमंत्री 24 फरवरी को, ये भरोसा देंगे विकास केंद्रित योजनाओं को एनडीए केंद्र में रखेगी। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में भी बेहतर एनडीए परफॉर्म करेगी। आपको एक बेहतर और विकसित बिहार चाहिए या सांचे और खांचे में बटा हुआ बिहार चाहिए? हरियाणा के बाद दिल्ली और पहले महाराष्ट्र भी भाजपा ने ये जीत कर साबित कर दिया है कि एनडीए से आगे निकलना दूसरी पार्टियों के लिए, या आप कह लीजिए कि इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा मुश्किल है। दिल्ली चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन बिहार में इसका कितना असर पड़ेगा, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। संजय जी, दिल्ली के चुनाव का बिहार में कितना असर? देखिए, दिल्ली और बिहार में कोई बहुत सामाजिक ताने बाने में अंतर नहीं है। पूर्वांचली लोग तो दिल्ली में भी हैं और वही लोग बिहार से भी कनेक्टेड हैं। तो गणित तो करीब करीब वही होगा कि बिहार के लोगों को भी जिस तरह से कहा जाता है कि विकास के लेकर के, आपके एक रोड मैप को लेकर के, बेहतरी को लेकर के, पलायन को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के जो कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। बीजेपी ने तो दो बजट में बजाबते उन्होंने करके दिखाया। 59,000 करोड़ का बजट। इस बार के बजट के बारे में बोला गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा ये बजट तो बिहार का बजट है। तो बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो तो केंद्र की सरकार कर रही है या एनडीए की सरकार कर रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो मैं मानता हूँ कि अगर बिहार और बिहार वासियों को अपील किया कि देखिए दिल्ली ने भी लोगों ने भरोसा जताया एनडीए पर, चूँकि अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, हम दिल्ली को इसलिए विकसित नहीं कर पाए कि केंद्र का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। तो कहा गया कि ठीक है भाई, तो हम यहाँ भी बीजेपी को मैंडेट देते हैं। उनको तो डबल इंजन की सरकार है, एक्सक्यूज नहीं रहेगा। 5 साल के बाद हम सरकार बदल देंगे अगर वो नहीं कर पाएंगे तो। बिहार के लोगों को भी अभी तो आ रहे हैं ना प्रधानमंत्री 24 फरवरी को, ये भरोसा देंगे। जो फाइनेंस कमीशन है, 16वां फाइनेंस कमीशन है, वो बिहार आ रहा है, वो भी बिहार के हिस्से में देगा बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मानता हूं कि बेहतर और विकसित बिहार के लिए अगर केंद्र ने अपना खजाना खोल रखा है, ये बिहार के लोगों को अपील कर रहा है। और दिल्ली चुनाव के बाद तो जो सबसे बड़ा मिडिल क्लास है, बिहार का भी मिडिल क्लास, जो 12 लाख रुपए से को टैक्सेशन से फ्री किया गया है, ये अपील तो बिहारियों को भी करेगा। वो किसानों को अपील कर रहा है कि कैसे मखाना बोर्ड, कैसे फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कैसे वो 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो कभी बंजर हुआ करती थी उसको कोसी कैनाल दे करके, किसानों का क्रेडिट कार्ड में जो पैसे की राशि बढ़ाई गई। तो अगर विकास केंद्रित योजनाओं को एनडीए केंद्र में रखेगी तो मैं समझता हूं कि बिहार में भी बेहतर एनडीए परफॉर्म करेगी। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष कौन सा नैरेटिव बनाता है, डिस्कोर्स में किस इशूज को लाता है, मुद्दे को लाता है। चूँकि सामाजिक समीकरण और जातीय गोलबंदी पर बिहार की तकदीर और तस्वीर लिखी जाती है, शायद एनडीए ने उसको तोड़ा है, उस मिथक को तोड़ा है कि आपको एक बेहतर और विकसित बिहार चाहिए या सांचे और खांचे में बटा हुआ बिहार चाहिए। आपको चाहिए क्या? तो लोगों ने कहा जो नौजवान है, 22 साल का, 24 साल का पढ़ा लिखा हुआ नौजवान, उसके सपने हैं, उसको ज़रूरत है अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई और छोटे भाई की पढ़ाई और अपना रोज़गार। तो अगर केंद्र और एनडीए उनके रोज़गार को लेकर के फोकस्ड होती है, उसको डिस्कोर्स में ले आती है, और मिडिल क्लास जो टैक्स के बाद राहत महसूस कर रही है, जिस तरह से ट्रेनों की सौगात दी गई, 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए गए, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहाँ हो जाता है। वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास का एक सिटी डेवलप कर जाता है। 2 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट जो आपका बिहटा और दरभंगा का है, उसको डेवलपमेंट की बात के लिए फंडिंग की गई है। पटना एयरपोर्ट की विकास की बात की गई है।
तो विकास केंद्रित योजनाओं को लेकर के ही तो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के एनडीए सांसदों को बुलाया, और वो जो भेजा गया तस्वीर वो जनता के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने के लिए तो भेजा गया कि हम एक हैं, हमारी एकजुटता एक है। और एक टास्क दिया गया एनडीए के सारे घटक दलों के अध्यक्षों को कि आप सामूहिक तौर पर जिला वाइज सम्मेलन कीजिए ताकि आपकी एकजुटता को लेकर के कोई सवाल नहीं करें। ठीक है, बयान आते रहते हैं बीच बीच में, जब एकजुटता की तस्वीर आती है, एनडीए के सांसदों को कहा गया कि आप के हिस्से में जो विकास की रोशनी पहुंचाई गई है केंद्र के द्वारा, कम से कम जाके लोगों को बताइए। तो शायद विकास को अगर केंद्र में एनडीए रखती है और दिल्ली चुनाव का इफेक्ट, महाराष्ट्र चुनाव का इफेक्ट और हरियाणा चुनाव का इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक दबाव तो डालेगा ही ना यहाँ के वोटर पर। संजय जी, राहुल गांधी 2 बार 15 दिन के अंदर 2 बार आए और शायद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हुई कि सासाराम में जो तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ जो है वो लोकसभा तक ही था। क्या कहीं कांग्रेस इस उपापोह में थी कि भाई अकेले कहीं चुनाव तेजस्वी नहीं लड़ जाए? क्या एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हुए आखिर बार्गेनिंग अंदर की बात यदि आप उस पर खोज कर निकालें? नहीं, देखिए 2 लोगों को साधने के लिए कांग्रेस आई थी। एक बार तो संविधान बचाओ अनवर अली ने जो किया था सिविल सोसाइटी के द्वारा, तो उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम समाज अब मेरे साथ खड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी बार जगलाल चौधरी के जयंती के बहाने आए थे इस बात को लेकर के कि हम दलित वोटरों को साथ हैं। तो कभी कभी जो आरजेडी ये कह करके इनको पैदल कर देती है कांग्रेस को कि ज़मीन तो मेरी है बिहार में, तय हम करेंगे। राहुल गांधी का 2 बार बिहार आना ये मैसेजिंग है कि नहीं, माइनॉरिटी भी मेरे साथ खड़े हैं, दलित भी मेरे साथ खड़े हैं, ज़मीन केवल आपकी नहीं है, हमारे पिछड़े भी हमारे साथ हैं, अति पिछड़े भी हमारे साथ हैं, अगड़े भी हमारे साथ हैं। अगड़े को तो हमने बजाते प्रदेश अध्यक्ष ही बना रखा है। तो राहुल गांधी मैसेज देना चाहते थे खास करके अपने अलायंस पार्टनर आरजेडी को कि ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक समीकरण केवल आपके हैं, सामाजिक समीकरण हमारे साथ भी हैं, और अगर सम्मानजनक सीटें हमें नहीं देंगे तो कांग्रेस एकला चलो की राह पर भी चल सकती है। ठीक है डॉक्टर संजय, जरा सा रोक, राहुल तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण पे भी राजद चली, A to Z भी आया, लेकिन उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में देखा गया कि बिखरा, एमवाई समीकरण बिखरा। नहीं, बिल्कुल बिखरा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि अपनी जीती हुई सीटें भी बचा नहीं पाई बाई इलेक्शन में आरजेडी, तो बिखरा ही। अब आरजेडी के कैंडिडेट थे ना, जहाँ से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह हार जाते हैं और सारा मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन जो है वो किनके पक्ष में, पिंटू यादव के पक्ष में हो जाता है। ठीक है, वो विनर नहीं रहे, रनर तो रहे वही मोहम्मद अमजद, जो कहा जाता था कि सुरेंद्र यादव का दुर्ग है बेलागंज, जिस दुर्ग को कोई भेद ही नहीं कर सकता है, उस दुर्ग को भी मनोरमा देवी ने भेद दिया। क्यों? अगर अमजद 18,000 वोट नहीं लाते या माई समीकरण नहीं दरकता, क्या लगता है कि यादवों का वोट मनोरमा देवी को नहीं मिला है क्या? मुसलमानों का वोट नहीं मिला है क्या? नॉमिनेशन में तो मुस्लिम और यादव समाज के लोग मनोरमा देवी के साथ खड़े थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माई समीकरण बिल्कुल इंटैक्ट है, समय समय पर दरकते रहा है, समय समय पर कमज़ोर होते रहा है। और राहुल जी का 2 बार बिहार आना, एक बार माइनॉरिटी को मैसेज देना, दूसरी बार दलित को मैसेज देना। हाँ, एक कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट करके वो चले गए कि वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पर ही सवाल उठा के चले गए कि ये फेक है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। तो भाई आरजेडी कहती है कि हमने हमारे दबाव में ये सर्वे हुआ, राहुल गांधी कहते हैं कि ये फेक सर्वे है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। पहले आपस में तो आप लोग तय कर लीजिए कि सही कौन बोल रहे हैं। कहते हैं कि तेलंगाना वाला सही है, बिहार वाला गड़बड़ है। भाई न साइंटिफिक सर्वे तेलंगाना का है न बिहार का है, तो जब बिहार का सर्वे फेक है तो तेलंगाना का सही कैसे हो जाएगा? लेकिन अपने दावे हैं, चूँकि वहाँ पर उनकी कांग्रेस की सरकार है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो राहुल गांधी जी आए हैं वो माइनॉरिटी और दलित को साधने आए हैं। आरजेडी दिल्ली के परिणाम के बाद कांग्रेस के साथ ही रहेगी, समझौता भी करेगी, सीटों के गणित में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और कांग्रेस भी अगर बहुत ये पोस्चरिंग करेंगे, तेजस्वी बहुत चाहेंगे कि बैकफुट पर चला जाए कांग्रेस, तो लोकसभा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस को पता है
उनको भी अपनी ज़मीन का अंदाज़ा है। फिर वो कहेंगे कि ठीक है, दिल्ली की तरह आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लें, जैसे वहाँ आप भी लड़ ली, कांग्रेस भी लड़ ली। डॉक्टर संजय जी, यदि कांग्रेस अकेले यहाँ लड़ जाती है तो क्या यहाँ का फिर से कुछ ना कुछ गणित बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ा जाएगा? मैं मानता हूं कि कांग्रेस अपनी ज़मीन को उर्वर तो ज़रूर कर लेगी। गणित गड़बड़ा जाए, गणित बन जाए, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस की जो धरती सूख गई है, बंजर हो गई है, जो आरजेडी के बैसाखी पर चलने वाली कांग्रेस अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाएगी। और ये मांग तो 2020 में भी लोगों ने किया था, लड़ तो लीजिए, आपकी ज़मीन तो उर्वर हो जाएगी। चुनाव कोई 5 साल के लिए तो है नहीं, चुनाव तो आप हर 5 साल पर होगा। तो आप अपनी ज़मीन तो आप बनाते नहीं हैं, न बचाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं। वो बैसाखी का सहारा कब तक लीजिएगा? तो अगर लड़ती है तो बिल्कुल समीकरण, मैं तो दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस कांग्रेस को आपने किनारे कर दिया, वो कांग्रेस दिल्ली में 6.2% वोट लाती है। अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं जितने वोटों से, देखिए कि शीला दीक्षित के बेटे कितना ले आते हैं वोट, 3000 कुछ वोट ले आते हैं। वो वोट अगर अरविंद केजरीवाल के वोट के साथ जुड़ जाता तो शायद अरविंद केजरीवाल नहीं हारते। तो कांग्रेस अगर अलग थलग लड़ लेगी तब तो पूरा गणित बिगाड़ देगी। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये अंतिम सवाल एक आपसे ले लेते हैं कि क्या अब दिल्ली चुनाव के बाद जो ये क्षेत्रीय पार्टियां बिहार में बीजेपी को कह रही थी हम इतने पे लड़ेंगे, उतने पे लड़ेंगे, क्या इनके तेवर कुछ नरम पड़ेंगे? पूरी नरम पड़ जाएंगे तेवर। अब ये दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, और इसको कहते हैं पॉलिटिक्स में बार्गेन करना। तो ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे कि 40 की मांग करेंगे, 50 की मांग करेंगे, तो चलिए 20 तो हमारे हिस्से में आएंगे। जीतन मांझी तो बोलते ही हैं कि मांगना तो मेरा काम है, ये तो कार्यकर्ताओं का डिमांड है। ठीक है, लेकिन हम समझौता के साथ रहेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी के दिल ही में ही रहते हैं। अब जब दिल में ही रहते हैं तो कुछ भी प्रधानमंत्री जी कह देंगे, ये बात मानेंगे। तो बिल्कुल आपके सवाल जायज़ हैं कि ये जो रीजनल पार्टियाँ जो एक दबाव बना रही थी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे जीतन मांझी हों, इवन जेडीयू भी जो है अब दबाव तो नहीं बना पाएगी। एक सम्मानजनक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। जरा सा रोक देते हैं, जो जदयू नीतीश कुमार मुंह फुला लिए थे बीच में, तमाम जो बड़ी बड़ी बैठकें बिजनेस मीट हुआ उसमें नहीं गए, तो अब जो ये हो रहा है, क्या नीतीश कुमार भी कुछ कम बेसी पे मानेंगे? आंकड़ा चल रहा है तो क्या कुछ यहाँ भी अब मैंने बीजेपी बार्गेनिंग नीतीश से करेगी? नहीं, बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी भी अपनी ताकत समझती है कि नीतीश कुमार जैसे ही हमसे छिटकेंगे, पूरा ओबीसी का पोलराइजेशन अलग तरीके का हो जाता है। और वो हस्र बीजेपी ने 15 में देखा है कि 14 में किस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी चुनाव जीतती है। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था, लोग मोदी मोदी कर रहे थे, और 15 में बिहार में उनको किनारे कर दिया। ये कितनी सीटों पर सिमट गए थे पता है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जो दबाव बना रहे थे बड़ा भाई छोटा भाई का, वो दबाव नहीं बन पाएगा। अब एक सम्मानजनक तरीके से बीजेपी भी बात करेगी, जेडीयू भी बात करेगी, और एक कॉर्डियल रिलेशन के साथ इन लोगों का सीटों का समझौता होगा। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक सवाल ले लेते हैं, और क्या बिहार की राजनीति में जन सुराज का कोई असर दिखेगा या वोट कटवा पार्टी साहब? देखिए, 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, चूँकि बड़े आप गंभीर पत्रकार हैं। आपने देखा था असम गण परिषद, बिल्कुल आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी, और 2 बार असम की सत्ता में रही। और जब प्रफुल्ल महंत और भृगु दोनों के बीच में, फूकन के बीच में संवाद हुआ, आज वो पार्टी कहीं दिखती है क्या? ये भी 2 बार की ही पार्टी माना जाए। पहली बार तो इनको 28 ही सीट आए थे, कुछ दिन के बाद ही तो चुनाव में चले गए थे। तो 2 बार ये चुनाव जीते, एक बार 67 सीटें आई, एक बार 62 सीटें आई, अब 22 पर आ गए। तो ऐसी पार्टियाँ, मैं तो बराबर ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने नहीं हराया, अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने ही हराया। तो इस बात को आप समझिए कि जो एक तीसरे विकल्प बनने की कोशिश ये कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के बाद अगर असम का उदाहरण वो जो प्रफुल्ल कुमार महंत का और अरविंद केजरीवाल का दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, खुद आप समझदार हैं कि इनके लिए स्पेस कहाँ बचता है। चलिए, बहुत बड़ी बात डॉक्टर संजय कुमार ने कही कि यदि असम चुनाव और दिल्ली चुनाव का हम उदाहरण ले लें तो प्रशांत किशोर के लिए स्पेस कहाँ बचेगा, ये तो खुद जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन दिल्ली चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अब दबाव की राजनीति नहीं बना सकती हैं। 2014 में भले भाजपा को लोकसभा की सीटें कम आई, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा होते हुए दिल्ली का चुनाव जीतना अब उसके लिए बहुत खुशी की बात है और मनोबल से भरी हुई है भाजपा। बिहार चुनाव अभी करीब करीब 7 महीने दूर है, उस चुनाव पे भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।